हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द वेदर चैप्टर 2 के 40 एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में हम सारे तरह के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें स्टैंडर्ड एमसीक्यू होंगे जो नॉर्मल होंगे, फिर असर्शन रीजनिंग होगा, मैच द फॉलोइंग होगा और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हम देखेंगे, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। ये सारे ही एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर बहुत लंबे समय तक के लिए एक वेदर एक एरिया में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो अगर एक वेदर एक लंबे समय तक के लिए एक एरिया में रहता है तो उसको सीजन बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, क्लाइमेट या रेनफॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन टू, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर या डी हाइग्रोमीटर। सो इसका सही आंसर है बी, बैरोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, जो वेदर होता है हमारा डे टू डे, जो मौसम होता है उसको वो चेंज किस वजह से होता है। ए सॉइल इरोजन, बी मूवमेंट ऑफ एयर मासेस, सी मैग्नेटिक फील्ड या डी अर्थक्वेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, या तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है या तो अपने साथ ड्राइनेस लेके जाती है, और उसी के हिसाब से वेदर कंडीशन हमारे चेंज होते रहते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विच गैसेस इन द एटमोस्फेयर अब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रा वायलेट रेज। एटमॉस्फेयर में से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा सन की रेज को अब्जॉर्ब करती है, मतलब सोखती है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका काम ही होता है हीट को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉर्मल क्वांटिटी में होती है तो इट इज गुड फॉर अर्थ। बट यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस की जो मात्रा है, वो जो नंबर है वो बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा हीट ट्रैप करने लगती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। ए लीटर, बी किलोग्राम, सी डिग्री सेल्सियस या डी जूल्स। सो इसका सही आंसर है सी, डिग्री सेल्सियस। इसी में हम क्या नापते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, अ सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स। अगर अचानक से बैरोमीटर का जो प्रेशर है वो एकदम गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ए क्लियर स्काई, बी साइक्लोन, सी स्नोफॉल या कोल्ड डी कोल्ड वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी साइक्लोन। आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था कि अगर अचानक से प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। और ये साइक्लोन के आने की चेतावनी होती है। बेसिकली साइक्लोन आने वाला है ऐसा असर होता है उसका। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है। ए विंड स्पीड, बी एयर प्रेशर, सी ह्यूमिडिटी या डी टेम्परेचर। तो हाइग्रोमीटर बेटा ह्यूमिडिटी मेजर करता है, हमेशा याद रखना है। एच से हाइग्रो, एच से ह्यूमिडिटी। चलिए एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। इनमें से कौन सा वेदर से रिलेटेड नहीं है या वेदर का एलिमेंट नहीं है। ए ह्यूमिडिटी, बी सनशाइन, सी सॉइल फर्टिलिटी या डी विंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉइल फर्टिलिटी। वेदर से वेदर के मतलब वेदर कैसा है इसका सॉइल फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वेदर की वजह से सॉइल फर्टिलिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है क्योंकि बारिश होती है तो वगैरह वगैरह। मतलब पॉइंट इज कि सॉइल फर्टिलिटी वेदर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। ए हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर या डी एनीमोमीटर। सो इसका आंसर हो जाएगा डी एनीमोमीटर। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए होता है हमारा एनीमोमीटर। इसके बाद आता है टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है। ए टेम्परेचर एट विच evaporation begins, बी टेम्परेचर एट विच एयर becomes saturated with moisture,
सी द डेली लोएस्ट डेली टेम्परेचर, या डी ए टाइप ऑफ रेनफॉल। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर है बी, टेम्परेचर एट विच एयर्स बिकम सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर। ऐसा टाइम जब एयर में एकदम बादल में पानी भरा रहता है, एकदम मॉइस्चर एकदम भर जाता है, ठीक है, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ये बेसिकली तब यूज होता है जब ह्यूमिडिटी हमें बतानी होती है, ठीक है। आगे देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन है हमारा 11th क्वेश्चन का, साइक्लोन आर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट्स। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। रीजन, दे कॉज हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, ये भी सही है कि भैया साइक्लोन की वजह से हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड आती है, पर क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? तो इसको हम कैसे पर करते हैं हमेशा से, देखो, साइक्लोन आर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट्स, व्हाई? बिकॉज दे कॉज हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। डज इट मेक सेंस? यस इट डज। वो डिस्ट्रक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बारिश और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड लेके आते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। अंडरस्टूड? ऐसे ही हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। 12th क्वेश्चन, असर्शन है वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वेदर हमेशा एक जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं, वेदर हर आवर में भी चेंज होता है, ठीक है। रीजन, क्लाइमेट इज कांस्टेंट। यस, क्लाइमेट जो होता है, वो जो होता है, क्लाइमेट एक्चुअली भी कांस्टेंट नहीं होता। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रिंग, विंटर, या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत है। 13th क्वेश्चन, वार्म एयर राइजेस अप। ऑफ कोर्स वार्म एयर जो होती है वो राइज अप हो जाती है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे सर पे हवा नहीं मतलब प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर चली गई है हवा। रीजन, वार्म एयर इज हैवियर देन कोल्ड एयर। नहीं, वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 14th क्वेश्चन का असर्शन है हाई ह्यूमिडिटी कॉजेस स्वेटिंग। हाई ह्यूमिडिटी कॉज करती है स्वेटिंग, यस। अब क्यों करती है, रीजन देखो, ह्यूमिड एयर स्लो डाउन इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। ऑफ कोर्स, तो हाई ह्यूमिडिटी स्वेटिंग में हाई ह्यूमिडिटी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से ऑलरेडी इतने सारा वेपर है हमारे आसपास कि हमारा स्वेट इवेपोरेट नहीं हो पाता, तो हमें लगता है कि बहुत स्वेटिंग हो रही है ना। सो बोथ द ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15th क्वेश्चन, असर्शन है लैंड ब्रीज अकर ड्यूरिंग द डे। जो लैंड ब्रीज होती है वो दिन में चलती है। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? नहीं, लैंड ब्रीज जो है वो नाइट में चलती है, जब लैंड जो है गर्म होता है और पानी जो है, सॉरी, लैंड जो है ठंडा हो जाता है और पानी लिटिल गर्म हो जाता है, तो ये लैंड ब्रीज होता है, ठीक है। लैंड से सी की तरफ जाने वाले हवा को लैंड ब्रीज बोलते हैं, तो ये यूजुअली रात में चलती है। द लैंड हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे टाइम। ये सही है कि लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है बेटा डे में, तो इसलिए जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो हाई से लो जाती है। बट क्योंकि रात में लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है रात में, और सी में कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर होता है, इसलिए सी, लैंड टू सी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C will be the correct option. Why? Because A is false and R is true. चलिए 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन का असर्शन है एयर एक्सपैंड व्हेन कूल्ड। एयर जो है फैलती है जब कूल हो जाती है, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, एयर जो है एक्सपैंड करती है। रीजन है कोल्ड एयर बिकम लाइटर। क्या कोल्ड एयर लाइट हो जाती है? बिल्कुल नहीं, हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि हॉट एयर लाइट होती है, कोल्ड एयर लाइट नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो अब हम बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। तो 17th क्वेश्चन का असर्शन है इक्वेटर रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी देन पोल्स। इक्वेटर में ज्यादा सूरज की किरणें आती हैं पोल्स के कंपेरेटिवली, तो बिल्कुल सही।
सन रेज आर मोर डायरेक्ट नियर इक्वेटर। बिल्कुल, सन रेज जो है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास होती हैं, मतलब पास नहीं, डायरेक्ट पड़ते हैं, इसलिए इक्वेटर में है जो ज़्यादा सनलाइट आती है। ठीक है, तो अब देखो, इक्वेटर रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन पोल्स, वाई? बिकॉज सन रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो ऑफ कोर्स ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन assertion 18th क्वेश्चन का है, द ट्रोपोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। क्या ट्रोपोस्फेयर कोल्डेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं, कोल्डेस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद रीजन, इट लाइज क्लोजेस्ट टू अर्थ। यस, इट डज लाइक क्लोजेस्ट टू अर्थ, बट ये कोल्डेस्ट नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की। टू स्टेटमेंट्स में हम दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन करते हैं। अ बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है? यस। अ थर्मोमीटर मेजर ह्यूमिडिटी। नहीं, थर्मोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर नहीं करता, वो टेम्परेचर मेजर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वन है, मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स। बिल्कुल, मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में आती है फिर चली जाती हैं। ठीक, दे ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। पर क्या मॉनसून विंड एक ही डायरेक्शन में मूव करती है? नहीं, ये अलग अलग डायरेक्शन में, जब ये एंटर करती है तो साउथ ईस्ट से एंटर करती है, और जब ये वापस जाती है तो ये नॉर्थ ईस्ट से जाती है। तो इसलिए ओनली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। 21st क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन है, साइक्लोन्स आर कॉमन इन कोस्टल एरियाज। यस, दे आर कॉमन इन कोस्टल एरियाज, ऑफ कोर्स। दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। साइक्लोन तब आते हैं जब एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, या तो बहुत लो हो जाता है और बाकी का एरिया बहुत हाई होता है। तो ऑफ कोर्स ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू। 22nd क्वेश्चन देखो। 22nd क्वेश्चन है कि अ थर्मोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। नहीं, अगेन थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। अ बैरोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। बिल्कुल नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ आर फॉल्स। 23rd क्वेश्चन, रेन कॉज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। रेन तब आती है जब कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स का, मतलब वाटर वेपर कंबाइन होकर क्लाउड बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन। क्लाउड्स इवापोरेशन से फॉर्म होते हैं कि कंडेंसेशन से होते हैं? कंडेंसेशन से। ठीक है, सो ये गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। 24th, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वेदर। सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है, सबसे बेसिक सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ की बाकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, स्टेटमेंट टू है, द मून कंट्रोल्स विंड डायरेक्शन। नहीं, मून जो है वो विंड डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करता है, एयर प्रेशर की वजह से विंड डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। 25th क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट चेंजेस एवरी डे। नहीं, वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर रिमेन फिक्स्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, वेदर चेंजेस एवरी डे, ये इन्वर्स कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बोथ आर फॉल्स। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्लाइमेट और वेदर को। 26 क्वेश्चन है का, 26 का स्टेटमेंट वन है, सी ब्रीज अकर एट नाइट। सी ब्रीज नाइट में आते हैं क्या? नहीं, सी ब्रीज जो होते हैं वो डे में चलती हैं। ठीक है, इसके बाद लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। लैंड जल्दी ठंडा होता है। बिल्कुल सही, लैंड जो होता है बेटा, लैंड का एक फीचर है, लैंड सी से जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, और सी लेट गर्म होती है, लेट ठंडी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट टू इज ट्रू। अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग की। तो आपको इंस्ट्रूमेंट मैच करना है कि वो क्या मेजर करते हैं। 27th क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। बैरोमीटर एयर प्रेशर। एनोमीटर एनीमोमीटर यूज करता है विंड स्पीड को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका अब आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है। सो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। तो ऑप्शन डी विल बी द
करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स। ठीक है, आपको ये चेक करना है। 28th क्वेश्चन देखिए, वेदर कंडीशन विथ द पॉसिबल आउटकम। ऐसा क्या होता, वेदर में अगर चेंजेस होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ सकता है? हाई ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी, ऑफ कोर्स। लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? साइक्लोन आएगा। कोल्ड एयर होगा तो वो सिंक डाउन हो जाएगा, कोल्ड एयर जो होती है वो नीचे आ जाती है, और हॉट एयर क्या होगा? राइज अप हो जाती है। तो इसका सिंपल आंसर है ए का 1, बी का 2, डी का सी का 3 एंड डी का 4। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। 29th, मैच द टर्म विद द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन के साथ टर्म मैच करना है। इवोपरेशन मतलब क्या होता है बेटा? जब हमारी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, जब पानी गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो बारिश के रूप में आ सकता है, पानी गिर सकता है या स्नो गिर सकता है ऊपर से, या तो ओले गिर सकता है, तो रेन, स्नो या हेल। और सैचुरेशन मतलब, सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जब आपके एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, इससे ज़्यादा मॉइस्चर हो ही नहीं सकता है, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है एंड डी का 2 है। 30th क्वेश्चन, मैच द टाइम ऑफ डे विथ हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, कब ज्यादा ठंडी होती है कब ज्यादा गर्मी होती है ये बताना है आपको। आफ्टरनून इज द, आफ्टरनून हैज मैक्सिमम टेम्परेचर। दोपहर के 12-1 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है बेटा, पूरे दिन में सबसे ज्यादा गर्मी उसी टाइम पे होती है। इवनिंग में कूलिंग बिगिंस, ठंडा होना शुरू हो जाता है, तभी हम बाहर खेलने जाते हैं, है ना। इसके बाद मिडनाइट क्या होता है? कोल्डेस्ट पीरियड होता है, सबसे ठंडा। ठीक है, और मॉर्निंग क्या होता है? मॉर्निंग में सन बाहर आता है तो वार्मिंग स्टार्ट होती है, गर्मी आना शुरू होती है। पहले एकदम सूरज उगने पर कम ठंड, कम गर्मी होती है, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा देखो, इसका कॉम्बिनेशन होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। 31st, मैच द लेयर विद डिस्क्रिप्शन। आपको मैच करना है। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें आपको सिर्फ दो ही बताए गए हैं बुक में, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर सारे वेदर यहीं पर होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर है। मीजोस्फेयर में मीटरॉइड्स जो ऊपर से नहीं, कभी कभार किसी प्लैनेट का कोई टुकड़ा आके हमारे अर्थ के लेयर में एंटर कर जाता है, तो वो यहीं पे आके बर्न हो जाते हैं। मीजोस्फेयर के नीचे नहीं आते ये सब। थर्मोस्फेयर में अरोरा अकर्स होते हैं। आपने वो ग्रीन लाइट देखी है आसमान में, आपको बहुत फेमस है, जो नीदरलैंड्स वगैरह है ना, ग्रीन लाइट के लिए बहुत फेमस है, तो वही अरोरा बोलता है उसको, जब आसमान में अपने से ही ग्रीन लाइट आ जाए। ठीक है, ग्रीन वेव्स टाइप होती हैं वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अब हम बात करेंगे हॉट्स की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये आपने जो भी पढ़ा है इसको आपको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। ठीक है, तो देखो 32 क्वेश्चन है, व्हाट डू वेदर फोरकास्ट, हाउ, व्हाई डू वेदर फोरकास्ट हेल्प फार्मर्स। वेदर अगर हम पहले से पता कर लेते हैं तो फार्मर्स को मदद कैसे करता है? टू वॉच टीवी, टू प्लान क्रॉप एक्टिविटी, टू मेजर सॉइल, टू डिसाइड इलेक्शंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, ताकि वो अपनी क्रॉप्स की एक्टिविटी को प्लान कर सके कि उसको एग्जैक्टली exactly क्या करना है। वेदर, अगर वेदर फोरकास्ट में पता चल गया कि मानसून आने वाला है, तो वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करेगा ताकि बारिश आने के बाद वो सीड को सो कर सके, है ना। 33 देखो, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेन, विंड, स्टॉर्म या स्नो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंड्स। ठीक, 34 देखो, वाई डज एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। एयर प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज क्यों होता है? जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर कम होते जाएगा, अब ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है ना, अब ऐसा क्यों है देखो, मोर ऑक्सीजन अबव, बी लेस एयर मॉलिक्यूल्स अबव, सी सन हीट्स मोर एट टॉप, और डी ग्रेविटी इंक्रीजेस अपवर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊपर जो है एल्टीट्यूड पे एयर मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, नीचे ज्यादा होता है, तो इसलिए एयर प्रेशर ऊपर डिक्रीज हो जाता है। 35th क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर।
अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो क्या होता सोचो। ए, नो ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, बी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, सी, नो वेदर, या डी, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। वाई? क्योंकि ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर नहीं है तो ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर नहीं होगी, स्पेस में फैल जाएगी, है ना, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, अगर हमारा अर्थ सूरज के सामने आएगा तो एकदम गर्मी हो जाएगी, और मून के सामने आएगा तो एकदम ही कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सहने लायक भी नहीं होगा। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएंगे, और कोई वेदर ही नहीं होगा क्योंकि वेदर को मैनेज करने के लिए कोई लेयर ही नहीं है एटमॉस्फेयर की, इसलिए। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 36th, वाई इज द सन इम्पोर्टेंट फॉर वेदर चेंज? सन क्यों इम्पोर्टेंट है अगर मौसम बदल रहा है तो देखो, ए, इट कंट्रोल्स रेनफॉल ओनली, बी, इट प्रोवाइड सोलर पैनल, सी, इट ड्राइव्स ऑल एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स, और डी, इट ब्लॉक्स क्लाउड। सो इसका आंसर होगा सी, इट ड्राइव्स ऑल एटमॉस्फेरिक मूवमेंट। एटमॉस्फेयर में बेटा जितने भी मूवमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहीं हाई टेम्परेचर हो रहा है, हाई टेम्परेचर क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ठंडी हवा होगी। ठंडी हवा वहां क्यों होगी? क्योंकि वहां सन नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें घूम फिरा के कहाँ चली जाती है? सन पे चली जाती हैं। 37th क्वेश्चन देखो, वाई डू कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट? मॉडरेट क्लाइमेट मतलब कोस्टल एरिया के पास, पानी समुद्र के पास जो एरिया होता है वो, उसका टेम्परेचर ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा क्यों नहीं होता, नॉर्मल क्यों होता है? तो देखो, ए, विंड डज नॉट रीच देयर, विंड नहीं पहुंच पाती, नहीं। बी, लैंड एंड सी हीट्स इक्वली, नो। सी, सी ब्रीज कूल्स ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज वार्म एट नाइट, बिल्कुल सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो होता क्या है, दिन के टाइम पे जब लैंड एरिया गर्म हो जाता है तो सी जो है अपना हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा भेज देती है, तो इससे ठंडा ठंडा हवा मिल जाता है इनको। और जब रात के टाइम पे पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर से गर्म हो रहा होता है, क्योंकि उसको टाइम लगता है, और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो लैंड में हाई प्रेशर बन जाता है और सी में लो प्रेशर, तो ये इनवर्टली मूव करता है। इसी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ये आप साइंस में भी पढ़ोगे, ठीक है। 38th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इवोपरेशन इन वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में इवोपरेशन करता क्या है? ए, फॉर्म क्लाउड्स, बी, अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सी, फ्रीजेस वाटर, या डी, डिस्ट्रॉयज रेन। तो 38th का आंसर हो जाएगा ए, फॉर्म्स क्लाउड। देखो, इवोपरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बेसिकली इसका काम होता है इवोपरेशन का, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना बेटा? गैस में कन्वर्ट करना, और फिर यही गैस एक दूसरे में मिलके क्या बना देती है? क्लाउड्स बना देती है, ठीक है। चलिए 39th है, वाई आर वेदर सैटेलाइट्स इम्पोर्टेंट? जो वेदर सैटेलाइट्स हम लगाते हैं अलग अलग जगह पे, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमें स्टडी करना है वेदर को? तो देखो, ए, दे मॉनिटर पॉल्यूशन, बी, दे प्रिडिक्ट फ्यूचर, सी, दे अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक डेटा एंड फोरकास्ट वेदर, या डी, दे शो प्लैनेट पोजीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इन वेदर सैटेलाइट्स की वजह से हम एटमॉस्फेयर में जितने भी डाटा प्रेजेंट होता है उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम कलेक्ट कर पाते हैं, और हम वेदर को पहले से पहचान पाते हैं कि अच्छा यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ हवा जाएगी, ठीक है, या यहाँ साइक्लोन आएगा, तो हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट वेदर? अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से वेदर कैसे अफेक्ट होता है? सो ए, रिड्यूसेस रेनफॉल, बी, इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी, सी, इम्प्रूव टेम्परेचर, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन से वेदर कैसे अफेक्ट होता है। अब इसमें एक और चीज है कि रिड्यूसेस रेनफॉल हो जाता है, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि बेटा जहां पर पौधे ज्यादा होते हैं, ध्यान देना, जहां पर ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब इन पत्तों से जो सन है वो इवोपरेशन कर लेता है मॉइस्चर का, ठीक है। अब जिसकी वजह से बारिश होती है, पर अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो इवोपरेशन कहाँ से होगा, और इवोपरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से
जो बारिश होती है वो कम हो जाती है। अंडरस्टूड? तो चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।